दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। तो हम देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। मेरे प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में ही बताया है, उसका रीअब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं हम एक एलिमेंट का। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं सारा रीअब्जॉर्प्शन। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कैसे इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो हमने क्या करवाया, हमने ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवा दिया, हमने पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन भी करवाया था। पोटेशियम क्योंकि प्रेजेंट रहता है 97% पोटेशियम तो सेल में प्रेजेंट रहता है। अब सेल में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट इधर से इधर इस चैनल में चले जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवा दिया हमने लैक्टिक एसिड का, अमीनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन करवाया, हमने कार्बोनिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन करवाया, है ना। कार्बोनिक एसिड भी जरूरी है आपके बॉडी में, ठीक है। जो कार्बोनिक एसिड भी, बाइकार्बोनेट भी जरूरी है आपके ब्लड स्ट्रीम में रीएब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों जरूरी है मैं उसको बाद में क्लियर करूंगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हम देखेंगे अब क्या सारी चीजें एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। सारी चीजें एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब एब्जॉर्प्शन होने के समय क्या होता है, अब आपका एब्जॉर्ब होगा, जैसे कि ये एब्जॉर्ब होने के लिए अब क्या आएगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम कैसे रीएब्जॉर्ब होंगे। अब मैंने तो बताया नहीं था कि भाई पोटेशियम यहाँ से इधर आ रहा है, 97% यहाँ पे प्रेजेंट है, तो भाई आ कैसे रहा है, इधर कैसे आ रहा है, इधर ऐसे आएगा वो, क्योंकि साइड में प्रेजेंट है ये सोडियम की मदद से ये लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये किसकी मदद से आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने बनाया है चैनल्स, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे हर सेल के बीच में ये चैनल्स दिख रहे हैं, ब्लू ब्लू लाइनिंग है जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। यहाँ पे जॉइंट है, इन जॉइंट्स में भी रास्ता रहता है जाने के लिए। तो इन जॉइंट्स में से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इन जॉइंट्स के थ्रू डायरेक्टली ट्रेवल करके आ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। बात समझ में आ रही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम डायरेक्टली ट्रेवल करके आ जाते हैं इन चैनल्स के थ्रू। They doesn't require this channel and the help of sodium to come from there to here. इनको कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सोडियम की और इन चैनल्स की या एटीपीएस की। एटीपीएस की जरूरत इधर साइड से इधर साइड नहीं रहती है। रीअब्जॉर्प्शन के समय एटीपीएस की जरूरत नहीं रहती ना, सिक्रीशन के समय ही एटीपीएस की जरूरत रहती है। तो इनको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, तो इनको भाई एक शॉर्टकट मिल गया है, समझ में आ रही है। एक रूम है, रूम के अंदर ढेर सारे गेट्स हैं और उन गेट में से जो गेट का पहरेदार है, जो गेट के अंदर आना जाना करता है, वो सोडियम गेट पे बैठा हुआ है एक बॉडीगार्ड बनके, है ना, जो डोरमैन बनके कि डोर पे खड़ा हुआ है वो सोडियम ही जब जाएगा तो चीजों को लेके जाएगा और आएगा तो चीजों को लेकर आएगा। पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के केस में ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि इनको एक डायरेक्ट वे मिल गया है, ठीक है। एक डायरेक्ट इनको खुला हुआ ऐसा गेट मिल गया है जहां पर गेट है ही नहीं, इनको एक खिड़की मिल गई है। समझ लो कि खिड़की में से कूद के उस रूम में से निकल के दूसरे रूम में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो खिड़की कौन सी है, इन सेल्स के बीच में एक चैनल है, एक रास्ता है, ओपन चैनल। इन ओपन चैनल से क्या होगा, डायरेक्टली सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड स्ट्रीम में आके मिल जाएंगे और उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। और पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका 50% आपका कैल्शियम, 50% आपका पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 50% कैल्शियम और 50% आपका सोडियम नहीं, पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लड स्ट्रीम में रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है 50%, बाकी 97% तो इसमें रहता ही है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए जो निकल रहा है ना, एक्सक्रीशन के लिए जो निकल रहा है, एक्सक्रीशन होने के समय 50% जो है रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है ब्लड स्ट्रीम में इनडायरेक्ट चैनल्स के द्वारा। और इनडायरेक्ट चैनल्स को क्या बोलते हैं, पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से क्या हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, क्लोराइड भी जो है, क्लोराइड भी क्या हो रहे हैं, सोडियम की मदद से इधर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं सेल में, ठीक है। क्लोराइड हो रहा है और आपके अदर्स भी क्या एलिमेंट्स क्या है, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। क्लोराइड भी आ रहा है, क्लोराइड भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है सोडियम की मदद से, सोडियम के ग्रेडियंट प्रेशर की मदद से एब्जॉर्ब हो जा रहा है। बस जरूरत किसको नहीं है, जरूरत कैल्शियम, मैग्नीशियम
और पोटेशियम को ज़रूरत नहीं है सोडियम की, क्योंकि वो उनको डायरेक्ट एक रास्ता मिल गया है ब्लड स्ट्रीम में जाने का। बाकी अदर सेल्स को नहीं है वो रास्ता, बाकी अदर सेल्स वहाँ से नहीं जा सकते, ठीक है। ये इनको सोडियम की आवश्यकता होती है जाने के लिए। अब ये चीज़ ऑब्जर्व हो गई। अब क्या चीज़ बच गई? अब बच गया आपका लिपिड। मैंने एलिमेंट्स तो बता ही रहा हूँ आपको मैंने ग्लूकोज भी बता दिया, आपको अमीनो एसिड्स बता दिए, आपको वाटर बता दिया कैसा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, आपको मैंने ये सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब इसमें बच गया आपका लिपिड। और लिपिड कैसे रीअब्जॉर्ब होगा? लिपिड क्या है? लिपिड को रीअब्जॉर्ब होने के लिए इसको एक सॉल्युबल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक सॉल्युबल की, क्योंकि लिपिड क्या है? लिपिड एक फैट लाइक सब्सटेंस है, लिपिड एक फैट होता है ना। अब फैट को जरूरत है क्योंकि ऑयल और वाटर का क्या है? मिक्सअप नहीं हो सकता, ऑयल और वाटर का भी मिक्स नहीं हो सकते आपस में। क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्सअप नहीं हो सकते तो इनको एक जरूरत रहती है मिक्स होने के लिए किसी चीज से, ठीक है। तो अब इसको जरूरत है एक ऐसी एंजाइम से, एक ऐसी चीज से जिससे क्या हो, ये रीएब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? ये रीएब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब इसको इसकी जरूरत है रीएब्जॉर्ब होने की। और रीएब्जॉर्ब किसके द्वारा होगा? लिपिड। जो एक्सक्रीशन के लिए मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहता है आपके यूरिन में, क्या प्रेजेंट रहता है? यूरिया। क्या प्रेजेंट रहता है? यूरिया। और यूरिया क्या होता है? एक प्रकार का यूरिया क्या है? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है यूरिया। जो क्या होता है? लिपिड के साथ सॉल्युबल रहता है। ये लिपिड के साथ यूरिया मिक्सअप हो जाता है। अब जब यूरिया लिपिड के साथ मिक्सअप हो जाता है तो ये क्या बना जाता है? लिपिड को ये क्या बना देता है? सॉल्युबल बना देता है। यानी अब लिपिड यूरिया के साथ क्योंकि मिक्स हो गया है तो यूरिया के मदद से लिपिड क्या हो जाएगा? डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ सोडियम, विदाउट द हेल्प ऑफ दिस चैनल, इट कैन डायरेक्टली ट्रेवल थ्रू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनटू ब्लड स्ट्रीम। बात समझ में आ रही है कि डायरेक्टली ट्रेवल हो सकता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ब्लड स्ट्रीम में विद द हेल्प ऑफ यूरिया। एंड यूरिया इज नॉट कमिंग डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है, और डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ये लिपिड के साथ अटैच होकर आ रहा है। एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो नॉट कमिंग इन ब्लड स्ट्रीम। ज्यादा अमाउंट जो है यूरिया का नहीं आ रहा है, बहुत लिटिल अमाउंट जो है यूरिया का लिपिड के साथ एब्जॉर्ब होकर सॉल्युबल बनाकर ब्लड स्ट्रीम में वापस क्या हो रहे हैं? आपके फैट्स जो हैं ब्लड स्ट्रीम में आकर मिल रहे हैं। बात समझ में आई मेरी? कि क्या ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये डायरेक्ट इस चैनल के थ्रू इधर आ जा रहे हैं जिसको पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लिपिड्स को एब्जॉर्ब होना है क्योंकि लिपिड एक फैट है। अब फैट जो है, ऑयल डायरेक्ट वाटर से नहीं मिल सकता। अब ये वाटर से होकर गुजरने के लिए इसको एक सॉल्युबल की जरूरत है। वो सॉल्युबल क्या है? यूरिया है। यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? एक लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना। लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट होता है। क्या? लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट होता है यूरिया। अब इसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया लिपिड के साथ मिलेगा। लिपिड के साथ मिलने के बाद डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा लिपिड, ठीक है। अब लिपिड आ गया। अब एक चीज बच गई है और ये वाला सेक्शन, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया? इसको सबसे पहले डिस्कस किया, फिर इसको डिस्कस किया, फिर इसको डिस्कस किया, फिर कार्बोनिक एसिड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया किसको? मैग्नीशियम वाले हिस्से को और किसको? लिपिड वाले हिस्से को। तो ये क्या हो गया हमारा? पांचवा पॉइंट ये हो गया हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी सिक्रीशन के लिए निकलता है बॉडी से, सिक्रेट होता है। तो कौन से प्रोटीन है? इंसुलिन और एचबी वो प्रोटीन होते हैं जो कि सिक्रीशन के लिए बॉडी से निकलते हैं। क्योंकि इंसुलिन और एचबी सिक्रीशन के लिए निकलते हैं क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक काइंड ऑफ प्रोटीन है ना। प्रोटीन होता है जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस नाम की जो सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, वो क्या करती हैं? जो उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन का सिक्रीशन करने का, ठीक है। इंसुलिन का बीटा सेल से सिक्रेट होती है और अल्फा सेल से ग्लूकोजन सिक्रेट होता है। तो क्योंकि अब वो तो चलो अलग चीज हो गई है ना, वहां से सिक्रेशन वगैरह वो चीज मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं आपको क्वांटिटेटिव ट्यूब्यूल के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि इंसुलिन और एचबी यहाँ से इधर आ गया है, तो इंसुलिन तो आ सकता है पर एचबी क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई ब्लड तो आ नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ऐसी कंडीशन बिकॉज ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया एंड अदर डैमेज इन योर ग्लोमेरुलस, इस टाइप के डैमेज और हेमोलाइटिक एनीमियास की वजह से क्या होता है, जो
ग्लोमेरुलस से क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होने लग जाता है। ग्लोमेरुलस से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये चीज एब्जॉर्ब होकर आने लग जाती है। अब ये एब्जॉर्ब हो गई है तो सिक्रीशन के लिए इधर आ गई है, तो आपकी बॉडी इसको वेस्ट नहीं करेगी। बॉडी डजंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग इन योर बॉडी। आपकी जो बॉडी है वो नहीं चाहती कि आपके शरीर से कुछ भी एब्जॉर्ब से वो क्या होगा, वो हो जाए, वेस्ट हो जाए। वो क्या है, बहुत प्रिसाइजली चीज़ों का सिक्रीशन करवा रही है, प्रिसाइजली चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन करवा रही है, प्रिसाइजली चीज़ों का एक्सक्रीशन भी करवा रही है। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपका जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा, अब इंसुलिन और एचबी कैसे रीएब्जॉर्ब होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इंसुलिन और एचबी रीएब्जॉर्ब होगा यहाँ पर इस सेल के बाहर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि होते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स। अब जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना, ज्यादा डीप में घुसना मांगते हैं, उन बच्चों को बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स। क्योंकि आपको जरूरत नहीं है जब ज्यादा डीप में घुसने की, क्योंकि जो इतना तो लिख लो जितना बता रहा हूँ पहले ना, इतना डीप में पूछ लेते हैं कि उनको खुद को कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए वो इनको बोलते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स, और इन चैनल का स्पेसिफिक नेम नहीं है, इनको चैनल्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब आपके घर में जो दरवाजा होता है, दरवाजे को आप दरवाजा ही बोलोगे, है ना, दरवाजे को दरवाजा ही बोलेगे। रूम में घुसने के लिए एक ऐसा क्षेत्र जिसके द्वारा हम घर में गृह में प्रवेश करते हैं, इस तरीके से नाम तो दोगे नहीं उसका, है ना, दरवाजा दरवाजा ही होता है, इसलिए चैनल चैनल ही होता है। अब यहाँ पर रिसेप्टर्स का क्योंकि ये नाम होता है प्रोटीन रिसेप्टर्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, एक रिसेप्टर होता है प्रोटीन के लिए, एक इंसुलिन के लिए प्रेजेंट रहता है, और एक होता है एचबी के लिए। एक एचबी प्रोटीन रिसेप्टर होता है और एक इंसुलिन प्रोटीन रिसेप्टर होता है। ठीक है, दिख रहे हैं दो रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स में से जैसे ही यहाँ पे इंसुलिन और एचबी निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो इंसुलिन और एचबी इन रिसेप्टर से कनेक्टेड हो जाते हैं। रिसेप्टर से इनको पकड़ लेगा, नहीं जाना नहीं, तुमको रीएब्जॉर्ब होना है, तो बहुत काम की चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, तो क्या करेंगे, उनको रीएब्जॉर्ब करेगा, उनको पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इनको जाने नहीं देता है, इनको रीएब्जॉर्प्शन के लिए, अब इसके अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी इंसुलिन और एचबी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, प्रोटीन रिसेप्टर्स। अब ये प्रोटीन रिसेप्टर्स क्या करेंगे, या इन रिसेप्टर्स ने अंदर ले लिया सेल के, ठीक है, अंदर ले लिया। अब अंदर लेने के बाद यहाँ पर भी रिसेप्टर्स है, इन रिसेप्टर्स ने इनको पकड़ लिया कि ये कहीं भाग ना जाए भाई। अब इनको पकड़ लिया, इनको पकड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। सेल के अंदर तो सारी माइटोकॉन्ड्रिया और ढिमका फलाना बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जो लाइसोसोम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। लाइसोसोम का काम क्या है, एक हाइड्रोलाइटिक क्या होता है, एंजाइम होता है। लाइसोसोम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन का काम करता है। अगर आपने मेरा ट्यूबरक्लोसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको उसके बारे में बताया। लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आता है तो 15 सेकंड के अंदर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। लाइसोसोम क्या करता है, विद इन 15 सेकेंड्स ये चीज़ों का ब्रेक डाउन कर देता है जो भी सेल के अंदर आती है ना। ये क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जब ब्रेक डाउन करेगा एचबी और हीमोग्लोबिन का, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, क्योंकि सेल के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, अमीनो एसिड में जो इसका जो ब्रेक डाउन वाले जो हीमोग्लोबिन और एचबी प्रेजेंट है, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, अमीनो एसिड में क्या होगा, ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। अमीनो एसिड में रीएब्जॉर्ब होने के बाद अमीनो एसिड के थ्रू ये चीजें इंसुलिन और एचबी लाइसोसोम के द्वारा ब्रेक डाउन होने के बाद, क्योंकि लाइसोसोम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ब्रेक डाउन होने के बाद अमीनो एसिड पर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन ये अमीनो एसिड है, एलवाई जो लिखा हुआ ये लाइसोसोम है, ए यानी अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड पर रीएब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाएंगे, अमीनो एसिड से हेल्प से क्या हो जाएंगे, ये इधर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चैनल्स है, इन चैनल्स में क्या है, डायरेक्ट चैनल्स है, क्योंकि अमीनो एसिड्स भी क्या हो रहा है, डायरेक्टली चैनल्स के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, क्या हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में ये इस तरीके से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देख रहे हैं, किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर से, ग्लोमेरुलस से एक्सक्रीशन होता है, वॉमिस कैप्सूल में आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं ताकि बॉडी इससे वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि बॉडी को इनकी आवश्यकता है। क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट हो रही हैं, क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रही है, मैंने आपको बता चुका हूँ। अब क्योंकि कभी कभी स्मॉलर जो प्रोटीन रहते हैं, छोटे साइज के प्रोटीन रहते हैं, इंसुलिन और एचबी टाइप के प्रोटीन रहते हैं, कुछ कुछ बीमारियों में क्या हो जाते हैं, ये सिक्रीशन होने लग जाता है, इनका एलिमिनेट हो जाने लग जाते हैं। एचबी क्या, हेमोरेटिक एनीमिया वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं। और
ट्रांसफ्यूजन में भी अगर भी दिक्कत आती है, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी अगर कोई आपका रिएक्शन हो गया तो उसमें भी क्या होता है, ये एक्सक्रीशन होने लग जाता है एचबी। अब एचबी और इंसुलिन आपकी बॉडी से ना निकल जाए, क्योंकि इंसुलिन की ज़रूरत है बॉडी को, इंसुलिन नहीं रहेगा ग्लूकोजन बढ़ जाएगा, ग्लूकोजन बढ़ जाएगा तो डायबिटीज़ होने लग जाएगी, शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। ताकि आपकी बॉडी का शुगर लेवल ना बढ़े इसलिए इंसुलिन का जरूरी है प्रेजेंट रहना। अब इंसुलिन क्योंकि एलिमिनेट ना हो जाए आपकी बॉडी से, तो क्योंकि इसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, किसके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो क्या करेगा वो रिसेप्टर एचबी और हीमोग्लोबिन एचबी मॉलिक्यूल और इंसुलिन प्रोटीन को करेगा, रिसेप्टर पकड़ लेगा, कैरी कर लेगा। वही रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी पकड़ कर रखेंगे उसको, और लाइसोसोम आके उनको दोनों को तोड़ डालेगा, वो करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यह एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, तो ये अमीनो एसिड वाला जो ग्रुप होता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, अमीनो एसिड्स के साथ जाके ये मिल जाते हैं। अमीनो एसिड से ही तो बनता है ना, हीमोग्लोबिन भी अमीनो एसिड से बनता है, सारी चीज़ अमीनो एसिड से ही फॉर्म हो रही है बॉडी में, ठीक है। बिना अमीनो एसिड्स के कुछ नहीं फॉर्म होता है, अमीनो एसिड्स में से ही सारा कन्वर्जन कैटालाइजेशन सब होता है और सारा अमीनो एसिड से फॉर्म होता है। अब ये अमीनो एसिड में वापस से डिग्रेडेशन वाले इसके पोर्शन रीएब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। क्योंकि एचबी का डिग्रेडेशन से क्या होता है, बिलिरुबिन अलग हो जाता है ना, बिलिवर्डिन बन के बिलिरुबिन बन के अलग हो जाता है, और फेरिक आयन जो होता है वापस रीएब्जॉर्ब होता है। तो फेरिक आयन क्या होता है, बिलिवर्डिन क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है बिलिरुबिन के रूप में, और क्या होता है फेरिक आयन एब्जॉर्ब हो जाता है। और इंसुलिन भी क्या होता है, अमीनो एसिड में वापस उसके सेगमेंट्स पे मिल जाते हैं, जो टुकड़े अलग हुए हैं अमीनो एसिड से, वापस वो टुकड़े वापस अमीनो एसिड में मिल जाते हैं। जैसे पजल कैसे बनाते हो ना, पजल कभी बनाया है घर पे, तो वही पजल क्या होता है, अमीनो एसिड का वापस एक पजल वापस जुड़ जाता है और अमीनो एसिड वापस कहाँ हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन और रीएब्जॉर्प्शन होता है एलिमेंट्स का। कौन से एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स है, सेलुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेलुलर एलिमेंट तो बहुत बड़े साइज के होते हैं। जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, और ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स, ये सब क्या होते हैं, इस तरीके से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके बॉडी में, और इस तरीके से ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं कुछ आपकी बॉडी से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जिसका आगे वाला पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, यानी ये जो वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।